हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है। हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। मोदी जी देख लो, इसे कहते हैं जुबान का पक्का होना। अब तो किसी सबूत का इंतजार नहीं है ना। गिरफ्तार पायलट अभिनंदन को वाघा बॉर्डर पर कुछ देर बाद भारत के हवाले किया जाएगा। जंग के नारे लगाने वाली मोदी सरकार को पाकिस्तान का एक और तोहफा। पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान ने जो कहा कर दिखाया। भारत की जानिब अमन का हाथ एक बार फिर बढ़ाया। पाकिस्तान अपने दिफा में किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया के फौजी कमांडर से टेलीफोनिक राबता। पाक भारत कशीदगी और इसके खित्ते के अमन इस्तेहकाम पर पड़ने वाले असरात पर तबादला ख्याल। सिपा सालार ने पाकिस्तान में अमेरिका, बरतानिया और चीनी सफीरों से भी खित्ते की सूरत हाल पर बात की। All those in favor of the resolution may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it, and consequently resolution is adopted unanimously. भारत ने बगैर तहकीक पाकिस्तान पर पुलवामा हमले के इल्जामात आयद किए। भारत ने पाकिस्तानी सरहदों की खिलाफ वर्जी की। ईवान भारतीय जारहियत की शदीद मजम्मत करता है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में भारतीय जारहियत के खिलाफ मजम्मती करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद में कहा गया भारत जारहियती इंतखाबात की वजह से कर रहा है। पाक फ़िज़ाइया ने बहादुरी से भारतीय जारहियत को नाकाम बनाया। भारत कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रहा है। कश्मीर का मसला हल तलब और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर में मौजूद है। मैंने फैसला किया है कि मैं काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स के इजलास में नहीं जाऊंगा। ओआईसी इजलास में भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज को क्यों बुलाया? पाकिस्तान ने ओआईसी इजलास का बायकॉट कर दिया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं हिंदुस्तान ओआईसी का मेंबर है और ना मुबस्सिर। भारतीय वजीर खारजा को बुलाने पर मुशावरत नहीं की गई। भारत को मुबस्सिर का दर्जा देने की मुखालिफत करेंगे। बहुत अच्छा होगा कि कुछ दोस्त ममालिक खुलकर पाकिस्तान के हक में अगर बयान देंगे तो उससे इस सारे मौक़िफ़ को तक़वीत मिलेगी। मैं तजवीज़ पेश करना चाहता हूँ कि इस हाउस के छोटे वफूद उन ममालिक के दारुखिलाफा में भिजवाने जाने चाहिए। ओआईसी में ना जाने का फैसला ईवान और अवाम की तर्जुमानी है। शहबाज शरीफ ने अरकान पार्लियामेंट के वफूद आलमी फोरम्स पर भेजने की तजवीज़ पेश कर दी। साबिक सदर जरदारी बोले पाकिस्तान की ओआईसी में मौक़िफ़ पेश करना चाहता था। ईवान की मंशा पर सर तस्लीम खम है। इसी ओआईसी के लिए पाकिस्तान ने जंगें लड़ी हैं, नुमाइंदगी जरूरी है। Disengagement is not a solution. Disengagement will further drive them in and drive us out. अगर दोबारा हमारे पर हमला हुआ तो मुझे यकीन है कि हमारी आर्म फोर्सेस ऐसा बदला लेंगे कि तारीख याद करेगी कि ऐसा नहीं होगा। भारत ने रात की तारीकी में हमला किया, हमने दिन की रोशनी में बदला लिया। पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। वजीर दिफा परवेज खटक का पार्लियामेंट में दो टोक बयान। कहा गारंटी देता हूँ पुलवामा हमले में पाकिस्तान का कोई हाथ न था। पाकिस्तान पर इल्जाम लगाना सबसे बड़ा झूठ है। हम जंग नहीं मुज़ाकरात चाहते हैं। अगर आप बात नहीं करना चाहते तो इसका मतलब आप कमजोर हैं। जंग का माहौल बना तो पाकिस्तान के लिए तो नुकसानदेह है ही है। हिंदुस्तान भी इस मामले से बच नहीं पाएगा। जंग किसे दी सकी नहीं जे, जित पुलेखा हार पुलेखा। जंग से पाकिस्तान और भारत ही नहीं पूरी दुनिया मुतासिर होगी। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं पाकिस्तान में इत्तफाक राय है, हम जंग नहीं चाहते। शहरी रहमान बोली हम पाकिस्तान की सालमियत के साथ खड़े हैं। भारत खुद को जंग में झोंक रहा है। भारत में जंग के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। मुशाहिदुल्लाह बोले बीजेपी दहशतगर्द तंजीम की जैली पार्टी है। मोदी के घुस कर मारने के दावे का जवाब पाकिस्तान ने दिया। आपने अभी नंदन तो पैदा कर दिया, लेकिन हसन सिद्दीकी आपकी सरजमीन पर पैदा नहीं हुआ। ना इमाम आलम पैदा हुआ, ना उसकी सुन्नत को चलाने वाले पैदा हुए।
मकबूजा कश्मीर में भारत के रियासती गुंडे बेलगाम जिला हंदवाड़ा में सर्च ऑपरेशन के नाम पर घर घर तलाशी, 2 कश्मीरी शहीद कर दिए। भारतीय मजालिम का रिएक्शन, मकबूजा कश्मीर में फायरिंग से 4 भारतीय फौजी हलाक। अमन दी साडी खाश मुद्दी समझना तू मजबूरी, साडे इक्को हल्ले उत्ते इंडिया चूरा चूरी, जंग जिहाद फर्ज साडे ते सानू की डरावे। जंग के ख्वाहिशमंद मोदी को नारोवाल के शहरी का शायराना जवाब, एजी खान ने पूरी नज़म लिख डाली। भारतीय दरअंदाजी और गीदड़ भभकियों का जवाब लिखा, हमारी अमन की ख्वाहिश को मजबूरी ना समझो, हम मौत से नहीं डरते। बुज़दिल भारत का पाकिस्तान के खिलाफ नया पैंतरा, पाकिस्तान को जान बचाने वाली दवाओं के खाम माल की सप्लाई रोक दी। भारतीय हुकूमत ने फार्मा कंपनीज को हिदायत जारी कर दी, 10 दिन में दवाओं की किल्लत पैदा हो सकती है, मैन्युफैक्चरर्स ने खबरदार कर दिया। जब हमारे मैन्युफैक्चरर ने अपने सप्लायर जो इंडिया बेस्ड सप्लायर है उनसे रब्ता किया तो उन्होंने सब ने मना कर दिया कि भाई हम पाकिस्तान अब कोई शिपमेंट नहीं भेजेंगे। और पाक भारत कशीदगी पर दोनों मुल्कों की सोशल मीडिया ब्रिगेड ने भी मोर्चे संभाल लिए। नोबेल प्राइज फॉर इमरान खान, पाकिस्तान में टॉप ट्रेंड, गो बैक मोदी दोनों मुल्कों के टॉप ट्रेंड्स में शामिल। मोदी की डर्टी पॉलिटिक्स के स्केचेस भी सोशल मीडिया पर हिट। हेडलाइंस आपने जानी है, अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम 7 से 8। लिए चलते हैं आपको किरन्नास की जानिब। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरन्नास। आज आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बहुत बड़ी रियासत का अपने आप में ताकतवर बादशाह, जिसे खुद पर अपने पहलवान पर बड़ा घमंड था। ये लंबा चौड़ा पहलवान, ये ताव देती मूछे। बादशाह कहता था ये किसी की भी हड्डियां तोड़ सकता है। बादशाह अंदर से बड़ा खोखला था। जब बादशाह को महसूस होने लगा कि उसकी ताकत कुछ कमज़ोर पड़ रही है, तख्त उलट सकता है, तो बादशाह ने अपना तख्त बचाने और रियाया में मकबूलियत बढ़ाने के लिए अपने तमाशा लगाने वाले और वावेला करने वाले हवारियों के ज़रिए सारी रियासतों में ऐलान करवा दिया कि है कोई जो मेरे पहलवान का मुकाबला कर सके। एक छोटी सी रियासत का नौजवान पहलवान सामने आया और कहा मैं करूँगा मुकाबला। बादशाह की सारी रियाया ने उसका बड़ा मजाक बनाया, बड़ी हंसी उड़ाई कि इतनी बड़ी रियासत के, इतने ताकतवर बादशाह के, इतने लहीम शहीम पहलवान का मुकाबला ये छोटी सी रियासत का नौजवान सा पहलवान करेगा। बादशाह ने मुकाबले का ऐलान करवाया, मैदान सजाया, खूब उसका डंका बजाया। मुकाबले का आगाज हुआ। दोनों पहलवान तैयार। एक पहलवान बादशाह की इज्जत बचाएगा, दूसरा अपनी मिट्टी का कर्ज उतारेगा। मुकाबला शुरू होता है। बड़ा पहलवान पहले वार में छोटे पहलवान को जरा पीछे धकेलता है। बड़ी रियासत के तमाशाई खूब तालियां बजाते हैं, बड़ा शोर मचाते हैं। बड़ा पहलवान बहुत खुश, चेहरे पर गुरूर, आंखों में जीत का सुरूर। मुकाबला फिर शुरू होता है। नौजवान पहलवान ने हाजिर दिमागी और अपनी सलाहियत से ऐसा वार किया कि बड़ा पहलवान अपने गुरूर के साथ चारों शाने चित हो गया। और जब इस बड़े पहलवान की हड्डियां तोड़ने का वक्त आया तो नौजवान पहलवान ने उसे हाथ बढ़ाकर ज़मीन से उठाया और गले लगाकर उसे उसकी रियासत की तरफ जाने का इशारा किया। पाकिस्तान के लोग बड़े बाशऊर और समझदार हैं, समझ गए होंगे कि इस कहानी में हीरो कौन है। भारत के लोग भी बुरे नहीं, उनकी सरकार और तमाशा लगाने वाली मीडिया। आप बताएं हीरो कौन है? वो जा रहा है। हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। पड़ोस में बड़ा हीरो का शोर हो रहा है जनाब। कल पाकिस्तान ने भारतीय पायलट अभिनंदन को रिहा करने का ऐलान किया और आज उस पर अमल किया जा रहा है। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान का बड़ा कदम, गिरफ्तार भारतीय पायलट को घर वापस भेजा जा रहा है। लेकिन इस पैगाम के साथ कि भारत आसमान में कितना भी ऊंचा उड़ ले,
पाकिस्तान को ज़मीन पर उतारना आता है, या सादा लफ्ज़ों में ये कहूँ तो बिल्कुल गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान ने बड़े प्यार से, बड़े एहतराम से भारत को उसकी हैसियत और औकात दिखा दी है। भारतीय तैयारे भी गिराए, भारत का गुरूर भी खाक में मिलाया है। जो कल तक आसमानों में उड़ा था उसे धूल चटाई है, लेकिन पाक फौज ने भारतीय पायलट की जान बचाई है और उसे चाय भी पिलाई है। ये अलग बात है कि उस चाय की कीमत MiG-21 की तबाही की सूरत में भारत ने अदा की है। अभिनंदन की सूरत में पाकिस्तान ने भारत को खैर सगाली का वो तोहफा दिया है जो पाकिस्तान की बहादुरी, फराग दिली और अमन पसंदी की याद दिलाएगा। और साथ भारतीय जब भी अभिनंदन को देखेंगे उन्हें अपना कमज़ोर सा दिफा याद आ जाएगा। पाकिस्तान ने ऐसा जख्म दिया है जो भरने वाला नहीं। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को दुनिया में सराहा जा रहा है। बस एक भारत है जो इस पर भी सियासत कर रहा है और साजिश कर रहा है। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार भी हैं। शुक्रिया शाहिद लतीफ़ साहब, आपकी जानिब मैं दोबारा आती हूँ। लेकिन आज जो कुछ पाकिस्तान की जानिब से किया जा रहा है वो तमाम लोगों के सामने है। पाकिस्तान की जानिब से खैर ज़काली का जज्बा दिखाया जा रहा है, पाकिस्तान की जानिब से बड़ेपन का मुजाहरा किया जा रहा है। और भारत में इस वक्त वो अभिनंदन जो पाकिस्तानी ज़मीन पर खुद भी गिर गए और अपने गुरूर को भी गिरा दिया, उनको हीरो हीरो कहकर बुलाया जा रहा है। अगर ऐसे लोगों के हाथ में आपका दिफा है जो लोगों के बीच में आते हैं, मुल्क के बीच में आते हैं, पाकिस्तान में आते हैं और अपने आप को भी गिरा देते हैं, अपने मुल्क के गुरूर को भी गिरा देते हैं, तो अल्लाह ही रहम करे आपके दिफा पर। शाहिद लतीफ़ साहब एक बार फिर ज्वाइन कर चुके हैं। भारतीय पायलट की वतन वापसी, पाकिस्तान ने भारत को खित्ते में अमन का एक और मौका दिया है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी जी शाहिद साहब, पाकिस्तान की जानिब से एक और मौका दिया जा रहा है भारत को अमन के लिए, अमन का पैगाम भी दिया जा रहा है और मौका भी दिया जा रहा है। देखें, ये बिल्कुल एक उनके लिए एक नादर मौका है और ये तो पूरी दुनिया आप देख रही है कि पाकिस्तान ने आज तक हमेशा अमन और इस्तेहकाम की बात की है। हमने जंगो जदल की बात नहीं की। हमारी जो स्ट्रेटजी है वो भी दिफाई है, वो जारहाना नहीं है, ऑफेंसिव नहीं है। और इसका सबूत भी हमने हमेशा ऐसे ही दिया है। जब भी जारहियत हुई वो भारत की तरफ से हुई। वो आप LOC ले लीजिए, वो आप कोई भी मामला ले लें, तो भारत ने जारहियत की और पाकिस्तान ने हमेशा अपने दिफा की बात की। ये जो अभी रिसेंट मामला हुआ है, इसमें भी पुलवामा में जब वो किस्सा उन्होंने छेड़ा, हमें नजर आ रहा था, हम उस वक्त से कह रहे थे कि इलेक्शन से पहले पाकिस्तान के खिलाफ कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि यही वो चीज है जो वहां पे अपने वोट लेने के लिए दुनिया के सामने पेश की जाती है। और जब ये पुलवामा का किस्सा हुआ तो हमने उसी वक्त कह दिया कि इसकी आड़ में अब भारत जो है वो कुछ ना कुछ करेगा, तो वो पाकिस्तान के नाम लगाने की कोशिश की गई। और जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बयान दिया कि जी आप इसका सबूत ले आए, हम इसकी इंक्वायरी करने को तैयार हैं, वो बड़ी फेयर बात थी, पूरी दुनिया के सामने हमने भेजी। और साथ ही हमने ये कहा कि अगर आप इसकी आड़ में कोई मुहिमजोई की कोशिश करेंगे तो फिर उसका आपको भरपूर जवाब मिलेगा। शायद भारत इस पैगाम को समझ नहीं पाया और शायद वो यही समझते रहे कि वही ईओडी वाला मामला है, जैसे या समझौता एक्सप्रेस वाला मामला है, या कोई बॉम्बे अटैक है, और उसके अंदर हम जो करते रहे उसके ऊपर। शाहिद साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। शायद भारत इस बात को समझ नहीं पाया है, या हम बार बार कहते हैं कि जो लातों के भूत होते हैं वो बातों से मानते नहीं है, तो जो समझ नहीं पाया फिर उसके बाद हो ये रहा है कि भारतीय हुकूमत हो या फिर उनका मीडिया हो, सुकून नहीं आ रहा है। अभिनंदन की वापसी हमारी तरफ से कि बहुत बड़ा स्टेप है, लेकिन इसे भी भारत की जानिब से आलमी दबाव का नतीजा कहा जा रहा है। बेवकूफ़ी कहें आप इसे या मासूमियत कहें, क्या कहेंगे? देखिए, भारत में इस वक्त 3 सेक्शंस हैं और उनके अंदर बाकायदा एक तकसीम है, जबकि पाकिस्तान के अंदर कोई सेक्शन नहीं है। तो पूरी तरह आपको इत्तेहाद नजर आता है। सारे हमारे इदारे ले लें, हमारी आवाम ले लें, हमारा मीडिया ले लें, हमारी अफवाज ले लें, सब के सब एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। ये है वो भरपूर पैगाम जो पाकिस्तान की तरफ से गया है और हमारी ताकत का सरचश्मा बना है। और भारत की तरफ से आप देखिए तो कम से कम 3 हिस्से तो आपको नजर आ रहे हैं, और 2 हिस्से उनमें एक तो खुद मोदी सरकार है और दूसरा हिस्सा उनका मीडिया है। ये दोनों एक दूसरे को बकअप कर रहे हैं और दोनों जो है वो वॉर मॉन्गरिंग कर रहे हैं, जंग की धमकियां दे रहे हैं, क्योंकि वो इस चीज से जो बड़े बड़े नारे खासकर प्राइम मिनिस्टर मोदी जो लगाता रहा
कि पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे, बहुत बड़ी हम ताकत हैं। उनकी सबसे बड़ी गलती ये है कि वो पाकिस्तान को शायद यहाँ पे नेपाल, भूटान, सिक्किम, बांग्लादेश कोई उस तरह का मुल्क समझते हैं, जबकि पाकिस्तान बारहा कह चुका कि हम एक एटमी कुव्वत हैं। पाकिस्तान की अफवाज का नाम दुनिया में इज्जत से लिया जाता है। तो हम आपके मुकाबले के हैं, हमारे साइज को कम समझ के ये ना समझें कि पाकिस्तान कोई आपसे कमतर है, ऐसा नहीं है। ये चीज उनको समझानी पड़ती है। और खासकर ये जो अभी मौका, दो हिस्सों की मैंने बात की कि मीडिया भी इसी तरह वॉर मॉन्गरिंग करता है, निहायत इनमेच्योर है, निहायत मैं समझता हूँ गैर जिम्मेदाराना इनमेच्योरिटी की शायद साहब इंतहा ये है कि अगर ये सारी कशीदगी के बाद ये जो माहौल इस वक्त क्रिएट हुआ है, अब भारत में अगर सर्वे हो रहे हैं, अगर लोगों से पूछा जा रहा है, अगर लोगों की राय मांगी जा रही है, तो उसमें से भी कहीं पर ये नहीं पूछा जा रहा है कि अमन कितने लोग चाहते हैं, जंग चाहते हैं, पाकिस्तान को जवाब देना चाहते हैं और क्या चाहते हैं, उस पर लोगों से राय ली जा रही है। लेकिन कहीं पर भी अमन की बात नहीं की जा रही, यानी कि अपनी आवाम के साथ ही मुखलिस नहीं है, अपनी आवाम को एक आग में झोंकना चाह रहे हैं। पाकिस्तान जो भारत से कशीदगी नहीं चाहता, हम अमन चाहते हैं, आलमी रहनुमाओं को भी यही पैगाम दे रहे हैं। इस कोशिश में पाकिस्तान कितना कामयाब रहा है इस सारे मामले को लेकर? तो वो जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो यही है कि ये जो दो सेक्शंस हैं ये मुत्तहिद हैं और ये जंगो जदल की बात कर रहे हैं, मीडिया और प्राइम मिनिस्टर, और एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। मगर जो तीसरा हिस्सा है उसकी तकसीम खुलेआम सामने आ गई कि जो अवाम है वो ये बात नहीं कर रही। अवाम के अंदर जो पाकिस्तान का रवैया है उसकी खुले तौर पर तारीफ की जा रही है और पाकिस्तान को सराहा जा रहा है। और ये जो आखिरी हमने खैर सगाली के तौर पर, जज्बे के तौर पर उनका पायलट वापस किया है, उसकी देखें कितनी तारीफ हो रही है। सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में हो रही है। यानी एक सैलाब है इस चीज का जो उमड़ कर सामने आ रहा है कि पाकिस्तान बावजूद इसके कि हिंदुस्तान हमेशा जारहियत की पॉलिसी उनके खिलाफ अपनाता है, पाकिस्तान में जज्बे खैर सगाली को देखिए कि उन सारी चीजों के बावजूद जो पायलट हमारे काबू में आया कल एयरफोर्स की एक बेहतरीन कारकर्दगी के बाद, वो हमने एक ही दिन में कहा कि आप इसे वापस ले जाएं, हम इसको हरगिज़ होल्ड नहीं करेंगे। हालांकि इसको भी हम होल्ड करते हुए बहुत सारी चीजों पर बात कर सकते थे, मगर बिल्कुल नेगोशिएशन हो सकता था। लेकिन पाकिस्तान का जज्बा, पाकिस्तान की फराग दिली ये है शाहिद लतीफ साहब कि हमने इस चीज़ को भी खातिर में नहीं लाए हैं कि पहले बात की जाए या पहले एक्सचेंज की कोशिश की जाए कि आपके पास जो है वो हमारे पास भेजे जाएं, फिर हम आपका पायलट भेजेंगे। इस तरह की कोई कोशिश पाकिस्तान की जानिब से नहीं की गई है, सिर्फ और सिर्फ ओपनली अमन का पैगाम दिया गया है। अदनान आदिल साहब भी इस डिस्कशन में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। अदनान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक सरप्राइज हम दे चुके हैं भारत को और बता कितने ताकतवर हैं, आप हल्का ना लें। अगर हम अमन की बात करते हैं तो बिल्कुल आप हमें कमजोर ना समझें, आपको मुंह तोड़ जवाब और आपसे बहुत ज्यादातर जवाब आपको दिया जा सकता है। और एक सरप्राइज ये जो अभिनंदन साहब वापस जा रहे हैं, कैसा देख रहे हैं आप? पाकिस्तान ने एक और महाज पर शिकस्त दी है भारत को, जबरदस्त शिकस्त दी है। अब मैं समझता हूं कि दोनों महाजों पर शिकस्त दी है। देखिए कि जब उन्होंने हमारे अंदर दरअंदाजी करने की कोशिश की तो उसको हमने नाकाम बनाया, वो कुछ भी हासिल नहीं कर सके, सिर्फ एक कव्वा मरा उनके हमले से। तो अगर वो कव्वे को मारने के लिए समझते हैं कि उनका ऑपरेशन था तो वो सेलिब्रेट जरूर करें, लेकिन इससे ज्यादा वो हासिल नहीं कर सके। हमने ये डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया। एक और मैसेज भी जाता है वैसे कि आप हमारे कव्वे को मारे तो हम ये जवाब देते हैं, आपका पायलट रख लेते हैं, आपका तैयारा गिरा देते हैं। सोचे अगर आपने मुल्क को मैली आंखों से देखने की कोशिश की तो आपका क्या करेंगे? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। और फिर जब देखिए हमने उनका जवाबी, वो हमने अपनी सलाहियत का इजहार कर दिया, उनके 6 टारगेट्स जो हैं उनको लॉक इन कर लिया, यानी वो हमारे निशाने पे थे। लेकिन हमने उनको इसलिए निशाना नहीं बनाया कि हम जंग शुरू नहीं करना चाहते थे। जब वो उन्होंने दोबारा हमारे अंदर सरहदों के दाखिल होने की कोशिश की तो हमने उनके 2 मिग गिरा दिए और एक उनका पायलट गिरफ्तार कर लिया। तो हम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में थे। उस वक्त हमने खैर सगाली का जज्बा शो किया, हमने बताया कि हम बड़े दिल के मालिक हैं, हम अमन चाहते हैं और हम आला इंसानी अक़दार की पासदारी कर रहे हैं, इसलिए हम आपका पायलट हम आपको वापस दे रहे हैं, जो आपसे कुछ देर बाद उनके हवाले कर दिया जाएगा। लेकिन आप ये देखिए कि उनके घटियापन की इंतहा है। वहां पे जो एक जुनूनी तबका है वो इसको हमारी कमजोरी समझ रहा है। वो समझते हैं कि रकबे में शायद वो 4 गुना बड़े हैं, आबादी में 6 गुना बड़े हैं, तो वो हम पर हावी हो जाएंगे। वो हम पर हावी नहीं हो सकते। वो हमें अंडर एस्टिमेट उन्होंने किया और हमने उन्हें बता दिया कि आप हमें अंडर एस्टिमेट ना करें। ये कश्मीर का मसला
जो है आपका अपना पैदा करदा है। आज भी देखिए कि वहां पे इतलात आ रही हैं कि बहुत से उनके फौजी जो हैं, जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस के लोग हैं, वो मिलिटेंट्स के साथ, जो वहां के हुर्रियत पसंद हैं, उनके साथ गन बैटल में मारे गए हैं और 2 कश्मीरी भी शहीद हुए हैं। तो आप बताइए कि ये वहां पे जो इंडिजिनस मूवमेंट चल रही है, मुकामी तहरीक चल रही है, आप बार बार उसका झूठा इल्जाम हम पे लगा देते हैं ताकि कश्मीरी जो मूवमेंट है उससे तवज्जो हटाने के लिए दुनिया को गुमराह कर सकें कि ये दहशतगर्दी का मसला है। हालांकि हकीकत ये है कि हम इंडिया की दहशतगर्दी का शिकार हैं, जो वो अफगानिस्तान के रास्ते बलोचिस्तान में कर रहा है, कराची में करता रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में करता रहा है और हमारे 70,000 से ज्यादा लोग उसमें शहीद हुए, हमारे 7,000 से ज्यादा फौजी जवान शहीद हुए। तो इंडिया एक नफ्सियाती जंग के जरिए, एक मीडिया की जंग के जरिए वो हासिल करना चाहता है जो वो जंगी मैदान में हासिल नहीं कर सकता। तो आप ये देखिए कि पाकिस्तान ने एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पर रहते हुए इंडिया को भी एक अच्छा पैगाम दिया, आलमी बरादरी को भी अच्छा पैगाम दिया। पूरी आलमी बरादरी को पता चल गया कि पाकिस्तान अमन का दाई है, अमन चाहता है। और हमारे वजीर आजम आज सिर्फ पाकिस्तान में ही ज्यादा मकबूल नहीं हुए हैं, बल्कि इंडिया में उनकी मकबूलियत बढ़ी है। उन्हें एक मुदब्बिर के तौर पर और एक अमन के पैगाम्बर के तौर पर देखा जा रहा है कि ये शख्स जो है खित्ते को जंग में नहीं धकेलना चाहता, बहुत मुदब्बिर आदमी है, समझदार आदमी है और अमन के जरिए इस खित्ते को आगे लेकर जाना चाहता है। लेकिन जो उनका एक इंतहा पसंद तबका है वो उससे बाज नहीं आएगा, वो कोई ना कोई शरारत करता रहेगा। और मई तक उनके इलेक्शन होने हैं, अप्रैल मई में उनके इलेक्शन एक दिन में नहीं होते, एक महीने पे फैले होते हैं। वो अप्रैल में शुरू होंगे, मई में खत्म होंगे। उस वक्त तक ये उनका जो शरारतें हैं, उनकी जो फसाद की हरकतें हैं, उनके एक तबके की वो जारी रहेंगी। हमें तैयारी की हालत में रहना होगा और हमें तो यानी हम अपनी चाय की टेबल तैयार रखें, हम चाय के कप तैयार रखें कि ऐसे अभिनंदन फिराते जाते रहेंगे, क्या ये कहना चाह रहे हैं अदनान आदिल साहब? मई तक जो पाकिस्तान ने बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया, अमन का पैगाम दिया, आलमी सतह पर इसकी पजीराई की जा रही है, लेकिन शायद लतीफ साहब भारत ने क्या पैगाम दिया है? सिफारती सतह पर भारत का इमेज खराब होता हुआ देख रहे हैं आप, ये तमाम प्रोपेगेंडा जो 14 फरवरी से लेकर आज की तारीख तक हो रहा है। इमेज खराब हो नहीं रहा, इमेज खराब हो गया है, क्योंकि वाज़े फर्क नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की अप्रोच क्या है और हिंदुस्तान की अप्रोच क्या है। और आज तक जो पाकिस्तान कहता रहा कि आइए मुज़ाकरात की मेज पर बैठिए और अमन की बात करें, और हिंदुस्तान उसको हमेशा से जुटलाता रहा और दुनिया को उसने बेवकूफ बनाए रखा। यानी एक तो ये कि वो एक बैनुल अक़वामी करारदाद है जो अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से है, और हिंदुस्तान इसको अब बाहमी तनाज़ा कहता है कि हम ये, और बाहमी तनाज़ा बनाते हुए कहता है कि हम आपस में मुज़ाकरात करके इसको हल करेंगे। मगर क्या आप और हम नहीं जानते कि मुज़ाकरात के नाम पर उसने क्या तमाशा लगा रखा है? यानी इसमें दुनिया का, पाकिस्तान का वक्त भी ज़ाया करो, कश्मीर में खूब जबरो तशद्दुद जारी रखो, कश्मीर की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश करो, वहां पे मेजॉरिटी हिंदू बना दो, ताकि अगर कभी वक्त आए मामले हाथ से बाहर हो जाएं और वहां आपको वो राय दहंदगानी का मौका जो है वो उनको देना पड़े, तो वहां पे जो इलेक्शंस हो उसके तहत हिंदू जीते। ये है उनका तरीकाकार, और वो फलस्तीन वाला मॉडल अपनाना चाहते हैं। तो उनका रवैया ये है। शायद लतीफ साहब कथा कलामी की मैं माजरत चाहती हूँ आपसे, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। वैसे अभिनंदन जब गिरफ्तार हुए थे, जब उन्हें पकड़ा गया था, तो वीडियो मैसेज के जरिए ऑलरेडी वो पाकिस्तान के जवानों की तारीफ कर चुके हैं। लेकिन एक और चीज़ पर भी अदनान साहब उन्हें शुक्रगुजार होना चाहिए कि पाकिस्तान की वजह से उनको अपनी सरहदों में, अपने मुल्क के अंदर बड़ी इज्जत मिल रही है। वरना भारत का हमने किरदार देखा है, वो तो डिसोन कर देते हैं, अपने फौजियों को मानते नहीं है, टिश्यू पेपर्स की तरह वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पाकिस्तान की वजह से उनको बड़ी इज्जत मिल रही है। बड़ी इज्जत से इस्तकबाल के लिए वाघा बॉर्डर के आसपास खड़े हुए अभिनंदन साहब अभी कहाँ हैं, उसके लिए मैं बात कर लेती हूँ। हमारे नुमाइंदे भी वहाँ पर रियाज, बताइएगा कितनी देर लगेगी, कब तक उनके हीरो पहुँच जाएंगे उनकी कॉलोनी में? जी अभी तक ये टाइम का तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अभी जो कुछ देर पहले जब बात हुई थी रेंजर हुकाम से, तो उनका ये कहना था कि कुछ देर तक वो यहाँ पर वाघा बॉर्डर पहुँचेंगे और उसके बाद फिर जो है वो भारतीय हुकाम के हवाले किया जाएगा। भारतीय एम्बेसी के 4 एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने तमाम तर जो सफरी दस्तावेज़ात हैं वो मुकम्मल कर लिए हैं। इमिग्रेशन हुकाम में वो बैठे हुए हैं
रेंजर हुकाम भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और दीगर लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं कि कब जो है वो अभी लंदन आते हैं। अभी लंदन जब पहुँचेंगे तो उसके बाद उनका हवाले किया जाएगा। लेकिन सुबह से ही चूँकि मीडिया दोनों इतराफ़ से मीडिया मौजूद है, सुबह 9 बजे से ना सिर्फ इस तरफ बल्कि भारत की तरफ भी मीडिया मौजूद था। इस दौरान पहले पाकिस्तान की तरफ से दोस्ती बस गई जिसमें 16 मुसाफिर थे, जिनमें 3 पाकिस्तानी थे और 13 भारतीय मुसाफिर थे। और फिर परेड से कुछ देर पहले जो फ्लैग सेरेमनी होती है उससे कुछ देर पहले भारत की तरफ से भी एक दोस्ती बस आई जिसमें 13 मुसाफिर जो थे, 14 मुसाफिर थे जो पाकिस्तान आए। इस तरह ये दोनों तरफ से ये बसों का दोस्ती बसों का तबादला तो हुआ। लेकिन भारत ने इस दौरान जो फ्लैग सेरेमनी होती है उसको मुकम्मल तौर पर उसको कैंसिल किया था, यानी कि मनसूख कर दिया था और कोई भी भारतीय शहरी जो है वो इस परेड में शामिल नहीं हुआ था। लेकिन जब परचम उतारा गया तो परचम उतारना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब सूर्य गरूब होता है उसके बाद ये परचम उतारा जाता है। तो उस वक्त जब पाकिस्तान ने परचम उतारा, पाकिस्तान की तरफ से जो परेड थी वो रूटीन के मुताबिक हुई, परचम उतारा तो भारतीय हुकाम ने भी वो परचम उतारा। लेकिन इस दौरान भारत की तरफ से नामुनासिब रवैया भी इख्तियार किया गया, उन्होंने हाथ तक न मिलाया और उसके बाद वो परचम उतारकर वो अपनी तरफ चले। पास हम दोबारा आएंगे, आप सबसे रिपोर्टिंग करें, मौजूद हैं क्योंकि अभी लंदन को आज वापस भेजना है, हमने एहसान करना है भारत पर, अमन का पैगाम देना है भारत को। खैर अदनान आदिल साहब, ये जो परचम उतारने की तकरीब लाहौर में होती है, वाघा बॉर्डर पर होती है, हर रोज़ होती है, अब वहाँ से भी लोग होते हैं, यहाँ से भी लोग होते हैं और jab कोई ऐसा वाक़या होता है तब तो जो जोश होता है वाघा बॉर्डर का वो देखने से ताल्लुक़ रखता है। बहरहाल रोज़ ही ये जोश हमें दिखाई देता है। ये कोई अलामती साइन होता है क्यों भारत की जानिब से आज परचम उतारने की तकरीब में शिरकत नहीं की गई है? इसकी कोई वजह बताएंगे? माजी में हमें ऐसी मिसालें मिलती हैं कि जब भारत बैकफुट पर गया हो। देखिए, आमतौर पर यह मसला है कि जब एक कैदी को दूसरे मुल्क के हवाले किया जाता है तो यकीनन ये एक शर्मिंदगी की बात है और इंडिया नहीं चाहता है कि वहाँ पे लोग जमा हों और इस तरह का सीन नज़र आए पूरी दुनिया को कि उनका ख्याल था कि शायद वो उस टाइम पर उनके जो कैदी हैं अभिनंदन वो पाकिस्तान उनके हवाले शायद शाम को ही कर देगा, तो इस तरह वो एक सीन क्रिएट होगा और दुनिया में उनको बहुत शर्मिंदगी होगी और सुबकी का सामना अपनी आवाम के सामने करना पड़ेगा। तो वो इसको अवॉइड करना चाहते थे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है आपने। मैं शाहिद लतीफ़ साहब का भी कमेंट इस पर चाहूँगी। शाहिद साहब, शर्मिंदगी से बचने के लिए आज परचम उतारने की तकरीब में शिरकत नहीं की है भारत ने या शरीक नहीं हुआ है? ये तो बड़ी साफ और सीधी बात है। भारत का यूं ऐन वक्त पर यहाँ से भाग जाना और अपने लोग जो हैं उनको भी शामिल ना होने देना, ये तो साफ जाहिर करता है। ये बाकायदा एक तकरीब थी जिसका एहतमाम हो रहा था और कुदरती बात है इसमें सुबकी तो है। वो फिर नहीं चाहते कि उनके लोग जो हैं इस मंजर को देखें, तो इसलिए ये वही परेशानी और पशेमानी वाली बात है जिसके तहत वो यहाँ से भाग गए। और ये कोई नई बात नहीं है। भारत तो हमेशा जब उसको पशेमानी का सामना होता है तो वो फिर मैदान में नहीं उतरता, वो भाग जाता है। तो जो मैं समझता हूँ कि अब अवाम में ये सारी बातें काफ़ी अरसा आने वाला जो उसमें चलेंगी और ये जो मोदी ने एक चाल चली थी पुलवामा के नाम पर, वो इतनी बुरी तरह एक्सपोज हो गई और ख़ासकर जो अल्हम्दुलिल्लाह जो कामयाबी पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तानी अफवाज के हिस्से आई, वो तो एक बहुत बड़ा पैगाम है। यानी पूरी अवाम जिसके सामने वो शेर बनते थे अब तो यकदम गीदड़ बन गए और ये नजर आ गया कि पाकिस्तान ने सिर्फ अपना दिफा ही नहीं किया, जो कुछ इनकी वहाँ पे एयरफोर्स करने आई थी जो करके गई, जैसे हम कुछ देर पहले कह चुके कि एक कव्वा मारा और 4 क्रेटर वहाँ पे आपको गड़े नजर आए और कहा जी हमने बड़ी वहाँ पे तबाही की और न जाने 350-600 लोग जो हैं वो हिलाक कर दिए। वो दूर दूर तक नजर नहीं आए, मगर जो पाकिस्तान ने किया वो मुंह चढ़ के बोल रहा है। जो किया वो नजर आया, वो जहाजों का मलबा, बल्कि इस हद तक मैं समझता हूँ डिटाई का आलम है कि वो जो उनके MiG-21 का इंजन जल रहा था तो एक टीवी प्रोग्राम पे वो जब पूछा गया उससे एंकर से तो उसने कहा जी ये देखें ये F-16 का इंजन है। वो फिर जो वहाँ तज्जिया निगार था उसने कहा ये F-16 का नहीं, ये MiG-21 का इंजन है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इस पर उनकी आपस में लड़ाई हो गई। यानी झूठ का आलम ये है कि इस स्टेज पर भी वो अपने लोगों को गलत रास्ते पे चलाने के लिए और परेशानी छुपाने के लिए आपके इल्म में होगा
शाहिद लतीफ़ साहब, ये भी यकीनन आपके इल्म में होगा कि उन्होंने प्रूफ्स की दिखाने के चक्कर में F-16 नस्वार का एक रैपर वहाँ पर पड़ा हुआ था, तो वो भी दिखाया है। ये मैं स्क्रीन पर भी नाजरीन को साथ साथ दिखा रही हूँ। और ये होता है बड़ेपन का मुजाहरा कि जब आप सबकत भी रखते हो, ताकत भी रखते हो, और उसके बावजूद भी हाथ आपकी जानिब से बढ़ाया जा रहा है। और ये पाकिस्तान का इमेज है जो इस वक्त पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है। भारत आपसे हमें कोई ऐसी तवक्को भी नहीं है कि आप सराहें या फिर आप ऐसा कोई बड़ा कदम दिखाएं या बड़ेपन का मुजाहरा करें। सिर्फ आप रियासत में ही तो बढ़ें। ब्रेक का वक्त हो गया। अदनान साहब आप साथ रहिएगा, दोबारा आते हैं इस पर बात करें। मकबूजा कश्मीर में मजालिम का जिम्मेदार भारत, बड़ी तादाद में कश्मीरियों की जानें लेने वाला भारत, मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक पामाल करने वाला भारत, पैलेट गन्स से बच्चों और ख़वातीन को बीनाई से महरूम करने वाला भारत। इस भारत का इस्लामी ताउन तंजीम में क्या काम? भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज को OIC इजलास में क्यों बुलाया गया? वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत न करने का ऐलान किया। सुनिए। OIC का मेंबर नहीं है, ना मेंबर है ना ऑब्जर्वर है। इस असूली मौक़िफ़ पर कायम रहते हुए मैंने फैसला किया है और ऐवान को मुकद्दम समझते हुए मैंने फैसला किया है कि मैं काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स के इजलास पे नहीं जाऊंगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि सुषमा स्वराज को बुलाने पर मुशावरत नहीं की गई। अगर भारत को मुबस्सर बनाया गया तो एहतजाज करेंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने शाह महमूद कुरैशी के OIC इजलास में न जाने के फैसले को सराहा है, तारीफ की है इस बात की। फॉरेन मिनिस्टर साहब ने बड़ी तफसील से आगाह कर दिया कि वो खुद जो काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स में शिरकत नहीं करेंगे। मैं समझता हूँ कि एक पाकिस्तान के अवाम की तर्जमानी है और इस ऐवान की तर्जमानी है। बहुत अच्छा होगा कि कुछ दोस्त ममालिक खुलकर पाकिस्तान के हक में अगर बयान देंगे तो उससे इस सारे मौक़िफ़ को तक़वीत मिलेगी। मैं तजवीज़ पेश करना चाहता हूँ कि इस हाउस के छोटे वफूद उन ममालिक के दारुल ख़िलाफ़ा में भिजवाने जाने चाहिए। लेकिन साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी ने इस बात से हटकर अपना मौक़िफ़ दिया है। उन्होंने तजवीज़ दी थी कि वज़ीर ख़ारजा को OIC इजलास में जाना चाहिए। मैं अब भी नहीं समझता कि ठीक है, हाउस का ये उनका फैसला है तो मेरा सर-ए-ख़म है। बिल्कुल मैं जमहूरी आदमी हूँ, जमहूरत में यकीन रखता हूँ। अगर हाउस की ये मंशा है कि फॉरेन मिनिस्टर ना जाएं और ये हुकूमत ना जाए तो मैं उस पर ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। पर मेरी पोजीशन ये है कि पाकिस्तान की हुकूमत को इंगेज करना चाहिए। डिसएंगेजमेंट इज़ नॉट अ सोल्यूशन। डिसएंगेजमेंट will further drive them in and drive us out. आसिफ अली जरदारी साहब कहते हैं कि पाकिस्तान को अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहिए था, OIC में जाना चाहिए था, अपनी बात रखनी चाहिए थी, लेकिन हुकूमत की जानिब से ये फैसला किया गया, ये एहतजाजन फैसला किया गया। साथ मौजूद हैं साबिक़ सफ़ीर अली सरवर नकवी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अली साहब। मौजूदा हालात में वज़ीर ख़ारजा ने OIC में न जाने का फ़ैसला किया, आप समझते हैं मुनासिब फ़ैसला है? आपकी आवाज़ कट रही है, मैं फिर से आप बताइए क्या कह रही हैं। अली साहब, जो हुकूमत की जानिब से वज़ीर ख़ारजा की जानिब से फैसला किया गया है OIC इजलास में न जाने का, आपकी नज़र में मुनासिब फैसला है, ये सही कदम है? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि OIC अव्वल तो इस बात का उसको एहसास होना चाहिए कि पाकिस्तान जो एक फुल फ्लेज मेंबर है, जिसने हमेशा बहुत अहम रोल OIC में अदा किया है, उसके जो अपने सेंटिमेंट्स हैं, जो जज्बात हैं, जो उसकी इस वक्त मुश्किल है, उसमें ये बहुत इनसेंसिटिव हरकत है कि उन्होंने सुषमा स्वराज को मदऊ कर लिया। और मैं समझता हूँ कि OIC वैसे भी उसकी कोई अहमियत नहीं है। मैं 2 अरब मुल्कों में सफ़ीर रह चुका हूँ और मैं जानता हूँ कि OIC का रवैया पाकिस्तान की तरफ अच्छा नहीं है। वो
हमदर्दाना नहीं है, सिंपैथेटिक नहीं है। और ओआईसी भारत को पता नहीं क्यों इतना सर चढ़ाता है, पता नहीं उन लोगों को क्या इस चीज़ का शौक़ है कि भारत से अच्छे ताल्लुकात रखें। क्योंकि भारत की जो करतूत हैं, मुझे भारत से कोई अदावत नहीं है, मगर भारत की जो करतूत कश्मीर में है, कश्मीर की आबादी मुसलमान आबादी है, उसका कुछ ख्याल करें कि जुल्म और तशद्दुद ढाया जा रहा है। वहाँ के हर वक्त लोगों के ऊपर एक किस्म का ऑपरेशन ऐसा छाया हुआ है कि 7 लाख वहाँ फौज तैनात है, और वो छोटे से वादी में वो सारे कश्मीरियों पे निहत्ते लोगों पर, निहत्ते कश्मीरियों पर, तो निहत्ते। और फिर जैसा आपने पैलेट गन्स का जिक्र किया, वहाँ पे जो आम बच्चों के ऊपर वो पैलेट गन्स यूज़ करते हैं, तो यानी कि ये जो वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो इंसानी हुकूक की पामाली है, वो भी कम से कम उनको उसका एहसास होना चाहिए। मुसलमान आबादी के खिलाफ ये होता है, तो उस मुल्क के नुमाइंदे को क्यों उन्होंने मदऊ किया? अली साहब, जिस वक्त जब से ये कशीदगी का आगाज हुआ उसके बाद, क्योंकि ओआईसी का इजलास था आगे। अच्छा, और एक बात मैं कह दूं कि देखिए किरण, मैं ये कहूँगा कि ये हमारा एहतजाज जो है वो उन पे वाजे हो जाना चाहिए। हम अगर वहाँ जाके, मैं नहीं एग्री करता कि वहाँ जाके हम एतराज़ करते, मैं समझता हूँ कि उनको खुद एहसास होना चाहिए हम एहतजाज कर रहे हैं, हम उस सर एहतजाज तो हम कर रहे हैं, लेकिन आप ये कहिए ना अली साहब, इससे पहले जब ये कशीदगी का आगाज हुआ, उस इजलास में हम नहीं बैठेंगे। जी अली साहब, उस वक्त भी शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस बात पर एतराज़ उठाया, सुषमा स्वराज के दावतनामे को मनसूखी की बात की, इसके बाद दोबारा उन्होंने खत लिखा, दोबारा बताने की कोशिश की, लेकिन जब नहीं उस पर बात हुई, नहीं उस पर इम्प्लीमेंट हुआ, तो फिर फाइनली डिसाइड किया हमने कि हम नहीं जा रहे हैं, हम उस इजलास का हिस्सा नहीं बन रहे। लेकिन मकबूजा कश्मीर पे जो मजालिम ढाए जाते हैं भारत की जानिब से, तस्करा आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, पूरी दुनिया जानती है, पूरे पाकिस्तान के लोग जानते हैं, भारत खुद भी जानता है, ऐसे मुल्क को ओआईसी का प्लेटफॉर्म दे देना काबिल मजम्मत बात नहीं है? आप मुझसे मुखातिब हैं? जी अली साहब, मैं आपसे मुखातिब हूँ। मैं देखिए, मैं ये भारत का ये जो वो ओआईसी का जो भारत के तरफ जो रुझान है, ये जब ओआईसी बनी थी, ये तंजीम जब कायम हुई थी 1969 में, 69 में, तो ये रबात में इसकी मीटिंग हुई थी मोरक्को में, और वहाँ पे उस ज़माने में हमारे सदर थे याहिया खान। याहिया खान अपने होटल के कमरे में बैठे रहे, और वो मीटिंग में, इजलास में गए नहीं, इसलिए कि वो लोग भारत को मदऊ करने के चक्कर में थे। और जब शाम तक याहिया खान, फुल क्रेडिट, चाहे वो उनके बारे में अच्छा हो, अच्छी सोच हो ना हो, और उनके कैरेक्टर की दूसरी बातें, लेकिन मैं समझता हूँ उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से एक स्टैंड लिया, और वो शाम तक बैठे रहे, तो फाइनली उन लोगों ने भारत को नहीं मदऊ किया, और फिर पाकिस्तान उसमें शरीक हुआ। पाकिस्तान ने एक कलीदी रोल अदा किया है। वी आर वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ द ओआईसी। तो ओआईसी को इस चीज़ का एहसास नहीं है, और इसी तरह हम उसका एहसास दिलाएंगे, वो हमारे मुसलमान भाई हैं, कि हम एहतजाज करेंगे, और जो शाह महमूद कुरैशी साहब कर रहे हैं। ठीक है, आप समझते हैं सही फैसला किया है। अदनान साहब, आप भी यही समझते हैं पाकिस्तान की जानिब से सही फैसला किया गया? एहतजाज के तौर पर हम ये कर रहे हैं, बताने के लिए कर रहे हैं कि ना मेंबर है और ना उनसे कोई मुशावरत करनी है ओआईसी में, तो फिर सुषमा स्वराज को बुलाना और बार बार पाकिस्तान की जानिब से इस पर एतराज़ उठाने के बावजूद भी मदऊ करना, उनका खिताब भी हो जाना, तो सही फैसला किया गया है पाकिस्तान की जानिब से? देखिए, इस वक्त तो ये कहेंगे हम कि सही है, क्योंकि हमारे खिलाफ इंडिया ने जारहियत की है, और हमारे ताल्लुकात में इस वक्त बहुत कशीदगी और तनाव है। तो ऐसे मौके पे उन्हें खुद सोचना चाहिए था कि एक बानी रुकन के इस साथ ये हो रहा है, आप उस जारहियत करने वाले मुल्क को क्यों बुला रहे हैं? लेकिन मसला ये है कि दुनिया अब गई है बदल, अब है तिजारत ज़्यादा अहम हो गई है। ये जो असूल शसूल है ना, ये सिर्फ दिखावे के लिए हैं, असल चीज़ है मुफादात, और अरब मुल्कों के बहुत तिजारती मुफादात इंडिया से जुड़े हुए हैं, और वो इंडिया के साथ अपने ताल्लुक़ को कायम रखना चाहते हैं और उसको बढ़ावा देना चाहते हैं। आप ये देखिए, कई दफ़ा ओआईसी जो है वो मजम्मत कर चुकी है इंडिया की कश्मीर के हवाले से, लेकिन फिर भी उसको बुला लिया। और इंडिया की भी आप देखिए कमाल
कि इंडिया जो उनकी तमाम करारदादों को रद्द करता रहा है हिकारत के साथ, वो खुद भी वहां पहुंच गया क्योंकि वो चाहता है पाकिस्तान को जिच करना और कोई उसका मुफाद नहीं है। लेकिन अब दुनिया जो है खासी बदल गई है, पाकिस्तान को इस पर नजरसानी किसी ना किसी वक्त करनी पड़ेगी, क्योंकि जो हमारे आप देखिए जो हमारे खिलाफ जारियत इंडिया ने की तो सिवाय तुर्की के किसी इस्लामी मुल्क ने उसकी मजम्मत नहीं की, किसी इस्लामी मुल्क ने सिवाय तुर्की के उसकी मजम्मत नहीं की। तो कोई अरब मुल्क जो है उसने ये नहीं कहा कि ये जो इंडिया ने जारियत की है ये बहुत गलत काम किया है। तो अब हमें जो आसिफ अली जरदारी साहब ने जो बात की है, उनकी जानिब से तजवीज़ आई कि हमें ओआईसी में जाना चाहिए था, उनके इस बयान को या उनकी तजवीज़ को आप कैसे देखते हैं? क्या आसिफ अली जरदारी साहब ये कहना चाह रहे थे कि जो हमारा मौक़िफ़ है वो कश्मीर के हवाले से जो करारदाद पाकिस्तान लेकर जाना चाहता है उसे वहाँ पर रखना चाहिए था, क्लियर करना चाहिए था, भारत के हवाले से बात करनी चाहिए थी, ये कहना चाह रहे थे आसिफ अली जरदारी? इनके बयान को किस तरह नाजुर में लेते हैं? बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं कि आप वहाँ पर जाएं, लोगों को परसुएट करने की कोशिश करें कि वो हमारी राय है उसको अहमियत दें, वहाँ पर आप अपने मसले को ज़्यादा मौसर अंदाज से पेश करें। लेकिन हमारा वफद तो वहाँ गया है, हमारे दफ्तर खारजा का एक बड़ा वफद वहाँ मौजूद है। ऐसा नहीं है कि हम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, लेकिन हमने उसका लेवल कम कर दिया है। यानी फॉरेन मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस में हम दफ्तर खारजा के अफसरों को भेजा है, खुद वजीर खारजा नहीं गए। तो हमने अपना डिस्प्लेयर शो किया है कि ऐसे वक्त पे आपने हमें सपोर्ट नहीं किया और हमारे दुश्मन को आपने सपोर्ट कर दिया है। लेकिन ये कि हमारे लोग मौजूद हैं, हमने 19 करारदादें वहाँ पेश की हुई हैं कि उन्हें मंजूर किया जाए। अब देखना ये होगा कि क्या वो हमारी करारदादों को मंजूर करते हैं, क्या वो जो कश्मीर के में इस वक्त जुल्म हो रहा है इंडिया का उस पर कोई आवाज़ उठाते हैं या नहीं उठाते हैं। अगर अरब मुल्कों का रवैया तब्दील नहीं होता तो फिर हमें भी सोचना चाहिए कि इसराइल के मसले पे जो हम उन्हें सपोर्ट करते हैं तो उसमें हमारा क्या मुफाद है। अगर अरब जो हैं वो कश्मीर के मसले पे हमें बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, इंडिया के मामले पे वो ओआईसी तक में उसको घसीट कर ले आए हैं, तो फिर हमने जो इसराइल के बारे में एक पोजीशन ली हुई है उनकी वजह से, तो ओआईसी में ले आए हैं। वज़ीर ख़ारजा भारत की वो माशाल्लाह आ भी गई हैं खुद, और जो उन्होंने बात की है ओआईसी इजलास में इंसानियत बचाने की बात की है। अली साहब, ये कश्मीर के मामले पर भारत और उनकी वज़ीर ख़ारजा और उनकी हुकूमत इंसानियत बचाने के इस फ़लसफ़े को जो उन्होंने बात की है उसको भूल क्यों जाते हैं? अदनान साहब जवाब दीजिएगा। देखिए, भूल तो वो नहीं जाते हैं, मसला सिर्फ यही है कि उनके मुफादात इतने ज़्यादा हैं कि वसूलों पे गालिब आ गए हैं। ये जो हम कहते हैं ना मुस्लिम उम्मा, वो हकीकत में उस तरह से मौजूद अब नहीं है, वो यकजहती इस्लाम के नाम पर नहीं है, उन सब के अपने अपने मुफादात हैं। आप देखिए कि सऊदी अरब और ईरान में आवेजिश है, सऊदी अरब और कतर में आवेजिश है, सऊदी अरब और यमन में झगड़ा है। मुस्लिम उम्मा का ऐसा कोई वजूद नहीं है। जैसे कि अली सरवर साहब अभी कह रहे थे कि ये एक बेकार फोरम है, इसकी कोई अहमियत नहीं है, सिर्फ ये एक जगह है जहाँ क्लब है, बहुत से लोग बैठ जाते हैं, कुछ बातें करते हैं। अगर तो वो सलामती कौंसिल है तो उसकी अहमियत है, अक़वाम मुत्तहिदा है तो उसकी अहमियत है, लेकिन ये जो ओआईसी का फोरम है ये बस एक अलामती अहमियत है कि बहुत से मुसलमान मुल्कों के सरबराह वहाँ चले जाते हैं, कुछ बातचीत कर लेते हैं, लेकिन उनके मुफादात उन पर इतने अब गालिब आ चुके हैं कि वो इंडिया के साथ इंगेजमेंट करना चाहते हैं, उसे बढ़ाना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को भी अब उनके साथ जो ताल्लुकात हैं और जो ओवरऑल फॉरेन पॉलिसी है बदलती हुई दुनिया में, तो फिर उसके ऊपर गौर करना चाहिए, नजरसानी करनी चाहिए। ठीक है अदनान आदिल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप साथ थे अली सरवर नकवी साहब, आप साथ मौजूद थे। ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपको, हम सबको तो मालूम है लेकिन जरा पड़ोसी मुल्क को बताएंगे कि असल में हीरो होता कौन। ब्रेक के बाद पलटना, झपटना, झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। पाकिस्तान के बहादुर शाहीन हसन सिद्दीकी ने भारतीय तैयारे गिराकर न सिर्फ कौम का लहू गरमा दिया बल्कि दुश्मनों का सारा जोश भी ठंडा कर दिया। फजाइया के स्क्वाड्रन लीडर हसन सिद्दीकी पर पूरी कौम नाज कर रही है। पाक धरती का बहादुर बेटा हसन महमूद सिद्दीकी भारत का गुरूर खाक में मिलाकर कौम की आंख का तारा बन गया। मेरे खाली जहाज ही कह गया। पाकिस्तान के शाहीन ने फजाओं में दुश्मन का शिकार किया। 2
मिनट में भारत के 2 जंगी तैयारे तबाह करने के बाद जब शेर अपनी कछार में पहुंचा तो साथियों ने शानदार इस्तकबाल किया। पाकिस्तान का सिपाही हसन सिद्दीकी कल तक गुमनाम था, लेकिन आज हर पाकिस्तानी के दिल की धड़कन है। बात मुकम्मल नहीं होगी अगर स्क्वाड्रन लीडर हसन सिद्दीकी का जिक्र न किया जाए, जो आज कौम के हीरो हैं। पाक वतन का ये दिलेर सपूत कराची में पला बढ़ा। उसका बचपन कैसा था, साथियों ने समा को बता दिया। ड्राइंग की कॉपी में अक्सर जो है वो उनकी जो ड्राइंग बनती थी वो या तो वो मुख्तलिफ जहाज़ों के मॉडल बनाया करते थे, या वो टैंक्स बना रहे हैं, या वो पहाड़ बना रहे हैं, या वो जंगी मैदान बना रहे हैं। तो उनका वो शौक़ जो फ़ौज में जाने का था वो इब्तिदा से था। हसन सिद्दीकी, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती है। तो पूरी कौम आपको सलाम पेश करती है, आपको, आपके ख़ानदान को, आपकी उस माँ को जिनका ऐसा जिगरा है। और ये होती हैं कौमें, ये होते हैं उनके सिपाही जो कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर देते हैं। भारत अपनी वाज़ेह शिकस्त का गुस्सा, बल्कि खार कह लीजिए, अपने मीडिया पर ज़ोर से और बड़े शोर से निकाल रहा है, लेकिन उनके अपने ही मुल्क से पाकिस्तान के अमन के बढ़े हुए कदम की वाहवाह भी हो रही है। माना कि कुछ टीवी एंकर्स ने खुद साख्ता वॉर रूम में बैठकर इखलाकी जंग भी हारी है, मगर एक सोच ऐसी भी उभर कर सामने आ रही है जिसे किसी तरह दबाया नहीं जा सकता। अक़वाम मुत्तहिदा में अमन की सफ़ीर मलाला यूसुफ़ज़ई ने इमरान खान और मोदी को साटने और हाथ मिलाने का मशवरा दिया है। जंग नहीं, अमन, इन 3 लफ्ज़ों के बाद नामवर भारतीय सहाफ़ियों के तल्ख़ लहजे भी नर्म दिखाई दिए हैं। बरखा दत्त जैसी शदीद नक़ाद सहाफ़ी ने कप्तान के तारीख़ी फ़ैसले की दाद दी है। नवजोत सिंह सिद्धू वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पहले ही मद्दा हैं, उनके यार हैं, उनके साथी हैं, वो भी तारीफ़ कर रहे हैं। भारतीय पायलट की रिहाई को इमरान खान का बेहतरीन अमल इन्होंने करार दिया है। कहा है कि ऐसे अमाल लोगों के दिलों में अपना रास्ता खुद बनाते हैं। 2 पड़ोसियों के दरमियान अमन की ख्वाहिश बढ़ी है, लेकिन भारत ही से अमन की राह में रोड़े भी अटकाए जा रहे हैं। एक ऐसे वक्त जब सोशल मीडिया पर वज़ीर आज़म इमरान खान को नोबेल इनाम की बात हो रही है, मोदी सरकार भारत में टॉप ट्रेंड किस वजह से बने हुए हैं ये भी आपको सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहा होगा। खित्ते के दोस्त ममालिक, चाहे वो उर्दन हो, तुर्की हो, कतर हो, दुबई, सब पाक भारत कशीदगी का खात्मा चाहते हैं। हम खुद कशीदगी का खात्मा चाहते हैं, अमन के लिए हाथ बढ़ाना चाहते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर और आलमी शोहरत याफ्ता अदाकारा प्रियंका चोपड़ा, जंग की ख्वाहिश करना इनकी जानिब से, अमन के खिलाफ बात करना, इस पर बड़ा सवालिया निशान है। सरहदों पर कशीदगी के बावजूद लाहौर और दिल्ली के दरमियान चलने वाली दोस्ती बस को ब्रेक नहीं लगाया है। और कितना सबूत दें हम कि हम अमन पसंद लोग हैं। पीर को आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।